हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए वीडियो में हमारी सेल्यूलर सक्सेस एकेडमी पर। ठीक है, तो फाइनली गाइज हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी। तो हम क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम समझने से पहले आप सभी एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आप ही से जुड़ा हुआ है, ये हम सब लोगों से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है, क्योंकि ये सारी चीजें हम हमारे आसपास देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी इजी और आसान चैप्टर है, लेकिन बड़ा भी है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम एक चीज और बहुत अच्छे से समझेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी जीवित जंतु और एनिमल्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, जिन्हें हम बोलते हैं सिंगल सेल वाले एनिमल, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर, जिन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल, जिनके अंदर मल्टीपल कोशिकाएं होती है, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल। ठीक है, तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल वाले और दूसरे होते हैं एक से ज्यादा कोशिकाओं वाले जंतु, जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंगल सेल वाले एनिमल होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिकाएं होती है। दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल, इनमें होते हैं हम आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं सारे। ठीक है, इंसान आ जाते हैं, दूसरे क्या एनिमल्स आ जाते हैं सारे। जितने भी एनिमल्स से सारे क्या है, जितने एनिमल्स से सारे क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। और प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स भी हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे चैप्टर के लिए। बायोलॉजी में दो ही प्रकार के एनिमल को डिस्कवर किया गया है, जिसमें एक होते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल और दूसरे होते हैं यूनिसेल्यूलर, जिन्हें हम बोलते हैं सिंगल सेल वाले एनिमल। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को समझने से पहले आप ये दो चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जितनी भी सारी प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इन्हीं एनिमल्स के अंदर होने वाली है। ठीक है, इन्हीं एनिमल्स को हम पढ़ेंगे, इसलिए इन दो चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेना कि एक होते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल्स, दूसरे होते हैं मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। ठीक है, डन। आगे बढ़े। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। तो पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे कि द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जितने भी जीव हैं, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन्हें जीवन जीने के लिए क्या करनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। जीने के लिए विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती है, इन्हीं क्रियाओं को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। सिंपल भाषा में समझेंगे कि जितने भी जीव है, हम हो गए, हमें जीने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जीने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। अगर हम क्रियाएं नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। सपोज करो हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कमजोर होने के बाद बेहोश हो जाएंगे, बेहोश होने के बाद क्या होगा, एक बार में मर जाएंगे। तो जितने भी इस धरती पे जितने भी प्रकार के एनिमल है, सभी जंतुओं को जीवन जीने के लिए क्या करनी पड़ती है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती। उन्हीं क्रियाओं को क्या बोलते हैं, उन्हीं क्रियाओं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। ठीक है, हमने पढ़े थे कि दो प्रकार के एनिमल होते हैं, दो प्रकार के एनिमल होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेल्यूलर, और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर क्या होता है, जिसके अंदर केवल क्या होती है, केवल एक ही कोशिका होती है। केवल क्या होती है, एक ही कोशिका होती है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर वो एनिमल जिसके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है। तो ऐसे जीव का जो पूरा शरीर होता है, ऐसे जीव का पूरा शरीर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में होता है। तो ऐसे जीव को खाना खाने, पीने, एक्सक्रेशन करने, सभी के लिए किसी विशेष प्रकार के ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जीव को क्या होती है, अपने जीवन की सारी क्रियाओं को करने के लिए किसी अलग से स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी क्रियाएं क्या एक ही कोशिकाओं से कर लेते हैं। ठीक है, बट क्या होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं,
मल्टी सेल्यूलर के अंदर क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है, इनके अंदर मल्टीपल सेल होती है। क्या होती है? मल्टीपल सेल होती है। मल्टीपल सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल सेल्स क्या करते हैं? मल्टीपल सेल्स की वजह से ऑर्गन्स बनते हैं। पहले टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मल्टी सेल्यूलर एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन जो रहते हैं, जीव के प्रत्येक कार्य को क्या करते हैं? ऑर्गन्स के द्वारा अलग अलग कार्यों में लगा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, तो बच्चे की आवाज थोड़ी आ रही होगी, तो गाइस इग्नोर करना बच्चों की आवाज को, ठीक है। सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जीवन जीने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? कुछ बेसिक फंक्शंस करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक फंक्शंस करने पड़ते थे। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हम बोलते हैं पोषण, ठीक है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन, क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, ठीक है। थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसको क्या बोलते हैं? परिवहन। और फोर्थ है हमारा एक्सक्रेशन, जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन, या जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हम क्या आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की, ठीक है। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ये ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से। ये ऊर्जा कहां से मिलती है हमें? ये ऊर्जा मिलती है भोजन से, ठीक है। भोजन में क्या होता है? भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, इस कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? इस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारी बॉडी में होती क्या? केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होती है? क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, तब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। फूड बनाता है, जो किसमें मिक्स होता है? जो मिक्स होता है किसमें? ब्लड में। जो मिक्स होता है ब्लड में, और ब्लड जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, तब क्या बनते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। इन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ, बनते हैं, जो क्या होते हैं?
हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, तो उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें शरीर से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए जो बेसिक क्रियाएं होती है वो 4 क्रियाएं होती है। न्यूट्रिशन जिन्हें हम पोषण बोलते हैं, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, और क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है। अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, जो हमारे भोजन, जो हमारा भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद ये कहाँ जाता है, शरीर के हर एक भाग में पहुंच जाता है। ठीक है, जो जरूरी भाग होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो जरूरी चीजें होती है वो शरीर क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हीं बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन बोलते हैं। आगे समझ में, तो किसी भी जीव के अंदर जीवन जीने के लिए 4 क्रियाएं ही होती हैं। पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है और उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए मैं ज्यादा बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हमने बेसिक फंक्शंस पढ़ लिए थे, क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। ठीक है, इनको हमको सभी को हम डीप में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है वो क्या है, सबसे जो पहला है वो है हमारा न्यूट्रिशन। जीवन जीने के लिए जो 4 प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या है, पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी भी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो क्या होता है न्यूट्रिशन, डेफिनेशन समझोगे, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज। इस लाइन को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। ठीक है, यूटिलाइज अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरी लाइन का एक ही मतलब होता है कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। अगर हमने खाना लिख दिया कि हम सिर्फ खाना खाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, खाना खा के उस खाने का क्या करते हैं, यूज करते हैं। शरीर के विभिन्न क्रियाओं में, विभिन्न कार्यों में हम उस खाने का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है, खाने से हमें मिलती है एनर्जी। उस एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलती है, न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन से हमें मिलती है क्या, ऊर्जा, एनर्जी। क्या मिलती है, न्यूट्रिशन से हमें मिलता है एनर्जी, ऊर्जा। और क्या होता है न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, वृद्धि, क्या होता है, जीव की वृद्धि होती है और विकास होता है, वृद्धि होती है और विकास होता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या बड़े होंगे, आप खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या होंगे, आप बड़े नहीं होंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। क्या होता है, न्यूट्रिशन की वजह से हमारी जो सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की क्या होती है, कोशिकाओं की क्या होती है, मरम्मत होती है। क्या होती है, कोशिकाओं की मरम्मत होती है। कोशिकाओं की क्या होती है, मरम्मत होती है। ठीक है, तो क्या करता है, न्यूट्रिशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन से हमें ऊर्जा मिलती है। न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलती है, न्यूट्रिशन से हमें ऊर्जा मिलती है। और क्या होता है, हमारी ग्रोथ और विकास होता है। और क्या होता है, न्यूट्रिशन से हमारी जो सेल्स, किसी काम में, जैसे हम कुछ काम करें, खेलने कूदने में बच्चों को लग जाती है हाथ पैरों में, तो क्या होता है, वो काय से रिपेयर होते हैं, वो होता है पोषण से। हम अच्छा खाना खाएंगे तो क्या होगा, जल्दी रिपेयर हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्या, अच्छा खाना खाने से क्या होता है, हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब होता है पोषण की वजह से। ठीक है, अब देखेंगे टाइप, तो कितने प्रकार का होता है पोषण। ठीक है, जीव के अंदर पोषण कितने प्रकार का होगा, देयर आर 2 टाइप। कितने प्रकार का होता है पोषण, पोषण होता है 2 प्रकार का। ट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको हम बोलते हैं स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं विषम पोषण, विषम। ठीक है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में क्या होता है न्यूट्रिशन,
द प्रोसेस बाय विच, क्या होता है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या होता है? न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है? टिश्यू और सेल्स क्या होती है? प्रिपेयर होती है। ये याद कर लेना, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है? कितने टाइप का होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? प्रकार। पहला प्रकार क्या है? स्वपोषण। पहला प्रकार क्या है? स्वपोषण। ये क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो किसी और पे डिपेंड नहीं होते, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्वपोषी एनिमल बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिज्म organism prepare their own food। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे एनिमल जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को स्वपोषण बोलते हैं। इसी को हम स्वपोषण बोलते हैं। जो खाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। जो भोजन के लिए क्या होते हैं? जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी एनिमल, या इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। दूसरा क्या था? दूसरा है हमारा विषम पोषण। दूसरा क्या है? विषम पोषण। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। किस पे? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। ऐसे एनिमल, ऐसे जीव जो क्या करते हैं? भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? विषम पोषी एनिमल। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विषम पोषण, ठीक है। विषम पोषण आगे समझ में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी जो है ना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी को इसमें क्यों रखा? ग्रीन एल्गी को इसमें क्यों इसलिए रखा क्योंकि ग्रीन एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? केमिकल की हेल्प से एनर्जी बनती है। ठीक है, केमिकल की हेल्प से एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का यूज करते हैं एनिमल, और क्या बनाते हैं? क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल होते हैं उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, अमोनिया, NO2, NO3, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी से क्या बनता है? फूड बनता है। इसका एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से इस्तेमाल करके नोट कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, स्वपोषण, पादपों में स्वपोषण। ठीक है, तो प्लांट्स ही पृथ्वी पर, प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? जिनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो क्या होता है? ग्रीन कलर का, हरे कलर का एक पिगमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की समीकरण होने के लिए प्लांट्स के अंदर 4 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें कहां से मिलती है? जो हमें मिलती है एयर से। ठीक है, दूसरा होता है पानी। ये पानी हमें कहां से मिलता है? ये मिलता है सोइल से, मृदा से। ठीक है, दूसरा होता है लाइट। ये लाइट कौन सी होती है? प्रकाश कौन सा होता है? सनलाइट होती है। ये क्या होती है? सनलाइट होती है। और दूसरा होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ होता है? जो प्लांट्स के लीव्स में, जो प्लांट की लीव्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की जो इक्वेशन है, इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेना, और पूरी बैलेंस इक्वेशन ही लिख के आना। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन अगर आप लिख के आओगे तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या रहेगी? 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्लस 12H2O, पानी के कितने? 12 अणु। ऊपर से आ रही है सनलाइट। ठीक है, ऊपर से आ रही है सनलाइट। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। शुगर बनाते हैं, क्या रहती है? शुगर। ये कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज शुगर होती है। और क्या बनता है? पानी बनता है, और ऑक्सीजन निकलती है। यही वो ऑक्सीजन होती है जिसे हम क्या करते हैं? हम श्वसन के द्वारा सांस लेने में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, सांस लेने में हम इसे यूज करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस वाली इक्वेशन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो क्लोरोफिल होता है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है? सनलाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब ये सनलाइट जो होती है कौन से फॉर्म में होती है? ये कौन से फॉर्म में होती है? ये सोलर एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो जो क्लोरोफिल होता है ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, पहले में क्या करा? क्लोरोफिल ने सनलाइट को अवशोषित कर लिया। दूसरे में क्या हुआ? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है। CO2 का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ये क्या होता है? यही क्या होता है? यही फूड होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती कहाँ है? ठीक है, कहाँ होती है? ठीक है,
ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जितने भी प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं हर जगह पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब ये ग्रीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये लीव्स हो जाती है, क्या होती है, लीव्स हो गई। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया उसका तना, ठीक है, तना, स्टेम, ठीक है, ठीक है, प्लांट्स की लीव्स हो गई और तना हो गई। ज़्यादातर कहाँ होती है, ज़्यादातर होती है लीव्स की, ठीक है। अब ये होता कैसे, मान लो ये क्या है हमारे पास, प्लांट्स की एक पत्ती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई प्लांट्स है, ये प्लांट्स की हमारे पास क्या है, लीव्स, पत्ती है, क्या लीफ है। तो इसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीन कलर के पिगमेंट ही क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो हमें 4 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था कितने, 4 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, एक होती है CO2, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पानी, जो कहाँ से मिलता है, जो हमें सोइल से प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरी क्या होती है, तीसरा होता है सनलाइट, तीसरी होती है सनलाइट जो हमें सन से प्राप्त होती है। और चौथी होती है, चौथा क्या होता है, क्लोरोफिल, चौथा होता है क्लोरोफिल, जो कहाँ मिलता है, जो हमें प्लांट से प्राप्त हो जाता है। हमने देखा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीव्स में, ठीक है, कहाँ होती है, लीव्स में। तो लीव्स की जो अपर लेयर होती है उस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोमेटा का जो डायग्राम है, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि प्लांट के अंदर स्टोमेटा के जो डायग्राम है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब स्टोमेटा क्या करते हैं, ठीक है, पहले डायग्राम देख लो स्टोमेटा का, ठीक है। अब ये स्टोमेटा जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन, क्या होता है, एक ओपन स्टोमेटा, दूसरा होता है क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है। क्या होता है, लीव्स है, लीव्स की अपर सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनका डायग्राम स्टोमेटा का, ये डायग्राम बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। ये जो ऊपर सेल दिख रही है आपको, ये ऊपर सेल दिख रही है, ये क्या है, ये है इपिडर्मल सेल। इसको क्या बोलते हैं, इपिडर्मल सेल, ठीक है। ये बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, बीच में जो खाली जगह, ये क्या है, यही है स्टोमेटल पोर्स है। ये क्या है, स्टोमेटल पोर्स है। ओपन स्टोमेटा में क्या है, ये खुले हुए हैं, और क्लोज स्टोमेटा में क्या है, ये बंद है। ये बीच में जो दिख रहे हैं दोनों साइड, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर की जो सेल होती है वो कौन सी होती है, वो होती है गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल के अंदर पानी जाने से स्टोमेटा खुलते हैं और स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, अब स्टोमेटा के कार्य क्या होंगे, ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के कार्य। स्टोमेटा के कार्य कितने होते हैं, क्या है,
फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कार्य करते हैं, ठीक है, कौन सा काम करेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्य क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्या होता है इसमें, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है इसमें, पानी को बूंदों के रूप में क्या निकालते हैं। जब ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जब पानी पौधों की पत्तियों से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान होता है, कब होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान कब होता है, फोटोसिंथेसिस के समय और वाष्पोत्सर्जन के समय, ठीक है। इन दोनों के समय क्या होता है, दोनों के समय क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। CO2 गैस क्या करते हैं, प्लांट CO2 गैस को अंदर लेते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, वो अंदर लेते हैं, ठीक है। और क्या छोड़ते हैं, और क्या छोड़ते हैं, O2 ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट को भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो अतिरिक्त प्लांट जो वाटर पानी जो लेता है, प्लांट पानी लेता है, वो कहाँ से लेता है, वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। और जब पानी अतिरिक्त मात्रा में हो जाता है, ठीक है, पानी अतिरिक्त मात्रा में हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको उसको गार्ड सेल की मदद से, गार्ड सेल की मदद से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है, बाहर कर देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा का जो डायग्राम है और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप क्या करना, स्टार मार्क करके अच्छे से नामांकित याद कर लेना। इक्वेशन को भी आप कोशिश करना है कि उसको बैलेंस इक्वेशन ही आप लिख के आओ, और स्टोमेटा के डायग्राम को नामांकित डायग्राम नाम सहित एक एक चीजों को बहुत अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है।